हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको मृतक आश्रित का पार्ट 3 बताएंगे और इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि मृतक आश्रित की नियुक्ति किन पदों के अंतर्गत हो सकती है और किन पदों के अंतर्गत इसकी नियुक्ति नहीं होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए आवेदन किस समय तक कर सकते हैं और आपके दिए हुए आवेदन का निस्तारण किस समय सीमा के अंदर हो जाता है, इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है। और अगर आपने मृतक आश्रित के इससे पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृतक आश्रित को किन पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो मृतक आश्रित के अंतर्गत जो सरकारी सेवक होता है जिसके स्थान पर उसका पुत्र या फिर उसकी पत्नी या फिर साथ ही साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य, और वो अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं वो मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है मृतक आश्रित के, जिसके लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि सरकारी सेवक में मृतक आश्रित में नौकरी पाने का हकदार उसके परिवार में कौन कौन से उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा उसके द्वारा गोद लिया हुआ बच्चा भी मृतक आश्रित का हकदार होता है। इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले पार्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये इसका पुत्र या फिर इसकी पत्नी, इन दोनों में से किसी को भी अगर मृतक आश्रित में नौकरी दी जाती है तो उसको समूह गा या फिर समूह घा के अंतर्गत नौकरी दी जाती है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अगर ये सरकारी सेवक समूह का और घा के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसके ऊपर वाले पदों पर आता है, तो इन मृतक आश्रित को उसमें नियुक्ति नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति कानूनी आधार पर मान्य नहीं की गई है। और ये नियम आपको कहाँ मिलेंगे? ये नियम आपको मिलेंगे शासनादेश की वेबसाइट पे। आप जाएंगे तो वहाँ पे कार्मिक अनुभाग 2 के अंतर्गत शासनादेश संख्या ये और दिनांक के अंतर्गत ये मिल जाएगा। ठीक है। और अब बात ये आती है कि अगर जहाँ पर जिस विभाग में मृतक आश्रित जो हैं, ठीक है, मतलब कि जो सरकारी सेवक है और उनके मृतक आश्रित हैं, मतलब कि या तो उसका पुत्र है या फिर उसकी पत्नी है, अगर वो किसी विभाग में नौकरी लेने के लिए जाते हैं और उस विभाग में समूह गा व घा के पद अगर रिक्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में, और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि हर विभाग में या फिर हर जगह, हर किसी भी विभाग में आप जाएंगे वहाँ पे उस समूह के पद रिक्त होना जरूरी होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये सरकारी सेवक समूह का में था और इनकी नियुक्ति सिर्फ गा और घा में हो सकती है, तो समूह का तो पद रिक्त है लेकिन समूह गा और घा के तो पद रिक्त नहीं है ना। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर एक पद का सृजन किया जाता है जिसको अधिसंख्य पद कहते हैं। ठीक है। और इस अधिसंख्य पद पर इस पद का सृजन किया जाता है और पद रिक्त होने पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि इस पद का सृजन करके इन मृतक आश्रित को नियुक्ति दे दी जाती है और जब इन दोनों में से किसी पद का रिक्त हो जाते हैं कोई पद, तो इन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। और ये नियम आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये नियम आपको शासनादेश की वेबसाइट पे कार्मिक अनुभाग 2 के अंतर्गत संख्या ये और डेट ये के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इनमें आप जाकर इन नियमों का उल्लेख मिल जाएगा इसमें, और इसके आधार पर आप अगर आगे की कार्रवाई अपने यहाँ करना चाहते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके यहाँ, तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा कि आवेदन करने की समय सीमा क्या होती है। तो आवेदन करने की समय सीमा जो होती है वो 5 साल होती है। मतलब क्या है? मतलब कि सरकारी सेवक की मृत्यु होने की तिथि से लेकर 5 साल तक आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आवेदन के निस्तारण की तिथि क्या होती है? तो जो आपके आवेदन किया है उसकी निस्तारण की जो समय सीमा होती है वो 30 दिन होती है। मतलब कि जिस विभाग में सरकारी सेवक काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो उनका ये बनता है कि वो 30 दिन के अंदर उसका निस्तारण जल्दी से जल्दी कर दें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस चीज़ के लिए आपके पास हकदार होते हैं आप कि आप
हर 30 टोटल, जैसे कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 90 दिन के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। मतलब कि आवेदन का जो है लगभग मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 90 दिन होता है और मिनिमम 30 दिन होता है, ठीक है। लेकिन 30 दिन के अंतर्गत निस्तारण हो ही जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंतर्गत निस्तारण नहीं होता है, जो आवेदक होता है, ठीक है, जो मृतक आश्रित होता है, जिसको नौकरी चाहिए होती है, वो हर 30 दिन में प्रथम अपील और द्वितीय अपील कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। जिससे आपसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उन सवाल जवाबों से या फिर आपके ऊपर यहाँ तक अगर आप लेट करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको आर्थिक दंड भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है और साथ ही साथ अनुशासनिक कार्यवाही भी आपके ऊपर बैठाई जा सकती है कि इतना विलंब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो इसलिए मैक्सिमम मतलब कि 30 दिन के अंतर्गत अंदर ही अंदर इसका निस्तारण जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अंतर्गत ये है कि अगर मृतक आश्रित में अगर किसी को नियुक्ति दी गई है, वो आपका पुत्र है या फिर पुत्री है या फिर कोई भी हो सकता है, पत्नी वत्नी, ठीक है। अगर वो नियुक्त व्यक्ति मृतक व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों की देखभाल करने से इनकार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जिसको नियुक्ति दी गई है वो मृतक आश्रित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों की देखभाल करने से अगर इनकार करता है तो इस नियम के अंतर्गत, मतलब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।